हाय दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट सुरजीत कुमार मलिक है और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए, डोम जाति के बिखरे इतिहास के इस नए अंक में मैं एक और चीज़ का खुलासा करने वाला हूं। आप जम्मू कश्मीर के बारे में बार बार सुनते होंगे कि यहाँ पे कश्मीरी पंडित यहाँ पे बहुत सारे हैं और मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पे हैं। लेकिन एक विशेष जानकारी जो आप लोगों को कभी कोई देने का प्रयास नहीं किया, मैं उस जानकारी को आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप देखेंगे कि कश्मीर का इतिहास कलहन की राज तरंगिनी से लिया जाता है और कलहन की राज तरंगिनी के ऊपर ही पुरातात्विक उत्खनन ने 3000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच सांस्कृतिक महत्व के 4 चरणों का खुलासा किया है। तो आप को ये जानकारी हुआ कि कलहन की राज तरंगिनी के ऊपर शोध होने के बाद कश्मीर में खुदाइयाँ शुरू हो चुकी थी और उस कलहन की राज तरंगिनी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कश्मीर का इतिहास कलहन की राज तरंगिनी ग्रंथ से ही हम लोग जानते हैं और इसको प्राचीन भारत के इतिहास में भी बच्चों को एनसीईआरटी में और अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ाया जाता है। राज तरंगिनी के 8 तरंग हैं दोस्तों, जिनमें 7826 श्लोक हैं। प्रारंभ में 6 तरंग छोटे हैं और 7 तरंग बहुत ही बड़े हैं। पहले के 3 तरंग में कश्मीर के प्राचीन इतिहास मिलता है। 4 से 6 तरंग में कारकोटक एवं उत्पल वंश का इतिहास मिलता है। 7 से 8 तरंग में लोहार वंश का इतिहास मिलता है। तो आप राज तरंगिनी के बारे में अभी संक्षिप्त रूप से जानें कि इसमें कितने तरंग हैं और इनको कैसे कैसे भाग किया गया है, और आप अब आगे जानिएगा कि इसमें डोम जाति का इतिहास कहाँ कहाँ पे है। तो दोस्तों, आपको एक किताब के बारे में बताता हूँ जो कि कलहन की राज तरंगिनी से जुड़ी हुई है। कश्मीरी और कश्मीरी पंडित, 1500 साल का इतिहास है इसमें। और इसके सामाजिक संरचना जो एक अंक है उसमें ये लिखा हुआ है कि यहाँ तत्कालीन कश्मीर की सामाजिक संरचना के बारे में थोड़ा समझ लेना बेहतर होगा। राज तरंगिनी में कई और जातियों का जिक्र, जिनमें डोम ब्रैकेट था, डोम ब्रैकेट क्लोज, निषाद कौमा, स्वापाक कौमा, चांडाल, कीतार और कैवर्त जैसे कथित निचली जातियों के साथ कायस्थ और डामर जातियों का उल्लेख आता है। वे निषादों आदि जातियों को कश्मीर के मूल निवासी मानते हैं। तो आपको ये पता चल ही चुका होगा कि डोम जाति या डामोर जाति के लोग कश्मीर के मूल निवासी थे, और मैं पहले बता चुका हूँ कि निषाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो निषाद जाति का भी आपको पता चल ही गया। तो वे शिकार, मछली पकड़ने और नाव चलाने का काम किया करते थे। कितार तिब्बती बर्फी मूल के थे और जंगलों में रहकर शिकार आदि किया करते थे। हेनसांग ने अपने संस्मरण में कश्मीर के प्राचीन काल से रहते चले आ रहे कीलोतू नामक एक जाति का जिक्र किया है, जो निचली जाति के थे और बौद्धों के खिलाफ थे। वे इसे किरातों का जिक्र ही मानते हैं। डोम जाति के पेशों के बारे में कोई निष्कर्ष निकालना यहाँ मुश्किल होता है। कलहन ने एक जगह डोम लोगों के शिकार करने का जिक्र किया है, तो कई जगहों पर डोम गायकों की भी चर्चा की है। तो आपको ये पता चला कि कश्मीर में डोम का अस्तित्व था। उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। उसमें और एक अंक है जो मैं आपको बता देता हूँ। अल-बरूनी ने भी इन्हें बांसुरी वादक और गायक बताया है। राज तरंगिनी में चक्रवर्मन 924 से लेकर 935 ईस्वी में डामोर जाति के रंगा की 2 बेटियों हामसी और नागलता से शादी की का जिक्र है। डामर सामंतों ने
रानी का बहिष्कार किया और अंततः चक्रवर्मन की हत्या कर दी गई। जब वह हम्पी से कक्ष के शौचालय में था, कलहन ने लिखा है कि उनके शव के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनकी रानियों ने मरने से पहले घुटने तोड़ दिए उस राजा के। तो इस प्रसंग में कलहन ने स्वपाक और डोम्ब को समानार्थक के रूप में प्रयोग किया है। तो आप जहाँ डोम शब्द आ रहा है, डोमर आ रहा है, स्वपच आ रहा है, स्वापक आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये डोम की ही चर्चा है। तो स्वापक कलहन के हिसाब से कुत्तों का मांस खाने वाली जाति को कहा जाता है, जो जाहिर है कि उनकी जाति नीची मानी जाती थी। और चांडाल एक और निचली जाति थी जो युद्धक जाति के रूप में जानी जाती है। इन्हें क्रूर और भयावह योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है, जो राजा के अंगरक्षक की भूमिका निभाते थे तथा कई जगह उनका षड्यंत्रों के लिए तरह विरोधियों के हथियारों के रूप में भी जिक्र आता है। वे बताते हैं कि भारत के अन्य इलाकों के विपरीत कश्मीर में ब्राह्मणों और निम्न जातियों के बीच मध्य जातियों का विकास नहीं हुआ था। और हालांकि कलहन ने यहाँ दो समुदायों का उल्लेख बार बार किया है, पहला एक डामोर, दूसरा कायस्थ। प्राचीन कश्मीर में भी अन्य इलाकों की तरह उत्पादन तीन स्रोत थे, कृषि, व्यापार और उद्योग, और स्वाभाविक है कि इन्हें जुड़े तीन वर्ग कालांतर में उभरे होंगे। कश्मीर में श्रेष्ठित वर्ग का विकास भी हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि 9वीं 10वीं सदी में इसका कोई खास प्रभाव नहीं था और ये विदेशों से व्यापार की जगह कश्मीर में मौद्रिक लेन देन के काम में संलग्न थे। डामरों और कायस्थों को लेकर भी बहुत विस्तार से कोई वर्णन नहीं मिलता, लेकिन डामोर का उल्लेख सामंती प्रमुखों के रूप में ही आता है। सामंती प्रमुख, सामंत मतलब जमींदार। डामरों को पहले उत्तरी कश्मीर में रहने वाले उपद्रवी कबीले के रूप में माना जाता था, लेकिन अब आम मान्यता है कि डामर सामंती प्रमुख के लिए उपयोग किया जाने वाला एक नाम है, पद है, जो बाद में उपद्रवी व्यक्तियों तथा उनके समूहों के समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। यह जमीनों के मालिक होते थे और इन्हें हित स्वाभाविक रूप से उस समय के समृद्ध व्यापारिक वर्ग से टकराते थे जो राजाओं के करीब थे। तो राजाओं के करीब कौन थे? सामंती और व्यापारी वर्ग। जैसे कि आप ब्रिटिश के समय में देख चुके हैं कि कुछ लोग व्यापार करने के लिए आए और राजा से जुड़ गए, और जो लोग राजा और व्यापारी अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे उनको देशद्रोही घोषित कर दिया गया। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। इस संदर्भ में ललितादित्य के उस आदेश को याद किया जाता है जिसमें वह कहते हैं, अगर ग्रामीण और कृषक लोगों को रोजमर्रा की ज़रूरत से अधिक आय हुई तो भयावह डामर बन जाएंगे और राजा के आदेश की अवहेलना शुरू कर देंगे। डामर ललितादित्य के बाद कश्मीर की राजनीति में महत्वपूर्ण होकर उभरते हैं और 10वीं सदी तक राजाओं के कमज़ोर होते जाने के साथ वे दरबार में किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। किंग मेकर मतलब समझ रहे हैं, कोई राजा बना सकते हैं, इतनी शक्ति। चक्रवर्मन 924 और 935 ईस्वी के समय तानदीन कबीले के भय से राजा संग्राम नामक डामर के यहाँ शरण लेता है। संग्राम एक हम लोग के बड़े युद्धवीर और हमारे कबीले के सरदार हुआ करते थे, लेकिन राज्य हासिल करने के बाद
जब वह डामरों की अवहेलना करना शुरू करता है तो यही डामर उनकी हत्या कर देते हैं। लोहार वंश का शासन स्थापित होने के बाद डामरों का असर लगातार बढ़ता हुआ दिखता है। हर्ष के समय डामरों पर नियंत्रण की तमाम कोशिशें दिखाई देती है, लेकिन अंततः डामरों की सहायता से उक्कल और सुसल हर्ष की हत्या करने में सफल हुए। ये दोनों ही डामर वंश के लोग थे दोस्तों। 12वीं सदी तक वे बेहद मजबूत और सुदृढ़ होकर उभरे और उनके राज परिवारों से वैवाहिक संबंधों के भी उदाहरण मिलते हैं। जाहिर है कि कृषि व्यवस्था के मजबूत होने के साथ साथ कृषि से संबंध यह वर्ग मजबूत होता तो वहाँ भूमिहीन कृषकों की आबादी भी बढ़ती और इससे राजस्व वसूल करने वाले कर्मचारी वर्ग की ताकत भी बढ़ी। कश्मीर के यह कार्य कायस्थ वर्ग के हाथ में आया और ब्राह्मण पदाधिकार को चुनौती मिली। कायस्थ जाति से हालांकि उस दौर के आम किसानों की स्थिति का कोई उल्लेख कलहन के यहाँ नहीं आता, लेकिन क्षेमेंद्र के विवरणों के अंदाज पर लगाया जाता है कि राजा डामोर और कायस्थों के दुष्चक्र में आम किसानों की स्थिति बेहद दयनीय थी। वह लिखते हैं कि यहाँ दरबारी जन तली हुई मछली खाते और शराब पीते और इत्र फूलेल लगाकर आनंद करते, वहीं आम किसान जौ के छिलके और उत्पलाक्ष कड़वे स्वादिष्ट सब्जी खाकर जीवन गुजारते हैं। 7वीं-8वीं सदी में कश्मीर में कायस्थ वर्ग का असर बढ़ना शुरू हो गया था। ह्वेनसांग ने इस वर्ग को राजाओं का सलाहकार और कोष प्रबंधन के रूप में वर्णित किया है। स्वाभाविक है कि भूमिकाएं कश्मीर में इन्हें बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का सबब बनी और ऐसे में वे ब्राह्मणों के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे। तो आप समझ सकते हैं कि कायस्थ वर्ग और डोमर वंश या डोम वंश का इतिहास उस जगह है और वहाँ पे ब्राह्मण लोग किसी भी परिस्थिति में किसी भी बड़े पद पे वहाँ पे उपस्थित नहीं है और उनका प्रभाव भी वहाँ पे नहीं है। तो ये आए कब और हम लोग को वहाँ पे दबाए कब, हम लोग का हालत कैसे ख़राब हुआ, सब शोध का विषय है दोस्तों। पढ़े लिखे लोगों को ही शोध करना पड़ेगा, बाहर से तो कोई आएगा नहीं। तो मैं अनुरोध करता हूँ आप सबसे कि आप लोग खोजने का प्रयास करें। तो आपको ये पता चला कि कश्मीर में डोम का अस्तित्व था, उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। और आइए जो शेड्यूल कास्ट के लिस्ट के हिसाब से डोम जाति को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, वैवाहिक संबंध से जानते हैं। उसमें एक डामोर भी आता है, डामर भी कहते हैं। और अभी कुछ जगहों पर कुछ किताबें प्रस्तुत की गई हैं जिसमें ये भी कहा गया है कि डोम जाति में 36 प्रकार की या 27 प्रकार की जातियाँ सम्मिलित हैं। उनमें से ही मैं कुछ का अंक आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 1971 भारत पाक युद्ध, ये किताब कश्मीर के इतिहास में डोमरों के विद्रोह का बार बार उल्लेख मिलता है, क्योंकि माना जाता है कि डोमर सामान्यतः सरकार राजा के आदेशों तथा निर्देशों का विरोध करते थे तथा साथ ही धन दौलत व सत्ता प्राप्त करने, सरकारी व निजी भूमियों पर कब्जा करने और अराजकता का वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास करते थे। आरंभ में जंगली निवासियों की जनजाति को डोमार कहा जाता था, यद्यपि इनका वास्तविक अर्थ एक शक्तिशाली तथा धनवान नेता से लिया जाता था। परंतु धीरे धीरे इस शब्द का प्रयोग
लोगों के ऐसे समूह को परिभाषित करने के लिए किया जाने लगा जो प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह करते थे। ललितादित्य का मानना था कि डोमरों को सिर्फ पर्याप्त भोजन इत्यादि पाने का ही अधिकार है और इन्हें किसी भी स्थिति में धनवान नहीं बनने देना चाहिए ताकि वे अहंकारी तथा शक्तिशाली न बन जाए तथा राजा के आदेशों का पालन करते रहे। अब आइए इसी किताब के दूसरे अंक में हम आपको दिखाते हैं 724 ईस्वी से 761 ईस्वी ललितादित्य का काल रहा है। और इस ललितादित्य के काल में ही आप जान पा रहे हैं कि डोमर जाति का इतिहास, जिसको हम लोग डोम नाम से भी जानते हैं, कहीं पे डामोर भी कहा जाता है, डोम्बा कहते हैं। और आगे चलिए ललितादित्य के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ललितादित्य के बाद उनके उत्तराधिकारी के कुशासन तथा डोमरों के विद्रोह के कारण 9वीं शताब्दी के मध्य में ही उनके राजवंश का अंत हो गया। लगभग 2 शताब्दियों के बाद जया देवी तथा निद्दा नामक महिलाओं ने अपनी सुंदरता तथा आकर्षण व्यक्तित्व के द्वारा कश्मीर के इतिहास पर अपना प्रभाव डाला। कलहन की राजतरंगिणी के अलावा और एक प्रमाण है दोस्तों, चलिए मैं उसको भी आपके सामने रखता हूँ। न्यूज़पेपर का एक स्रोत है और ये स्रोत है पंचजन्य का, और वो क्या लिखता है उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। अवंती वर्मन के बारे में लिखते हैं 855 से 883 ईस्वी के बीच में कश्मीर में डामर नाम की एक जाति अरबों टुकड़ों के इशारे पर सामाजिक अर्थव्यवस्था फैलाने के इक्के दुक्के कृत्य करती रहती थी। धार्मिक एवं सहिष्णु होने के कारण अवंती वर्मन एक सुरा दोनों का प्रभाव समाज पर पड़ता जा रहा था। इसी को समाप्त करने हेतु डामरों ने धार्मिक स्थलों और मंदिरों इत्यादियों की जमीन पर जोर जबरदस्ती से कब्जे करने प्रारंभ कर दिए। डोमरों की इस जोर योजना अनुसार मंदिर के पुजारियों के कत्ल, संपत्ति को लूटना, धार्मिक नागरिकों को परेशान करना एवं गौशालाओं से गायों को भगाना प्रारंभ हो गया था। मंदिरों को तोड़ना और कब्जा करना जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही थी। राजा के प्रशासनिक और प्रत्येक प्रकार के कोशिश नाकाम हो गई। राज्य के सुरक्षा कर्मचारी जितनी सख्ती बरतते, डामोर लोग उतने ही उद्दंडता और उपद्रव करते। राजा ने अपने प्रधानमंत्री सुरा को सेना की मदद से डामरों को कुचल डालने की सलाह दी। मंदिरों, धर्मशालाओं, गौशालाओं, यहाँ तक कि विद्यापीठों तक में घुसे इन राष्ट्रविद्रोहियों तत्वों को खदेड़ना अत्यंत आवश्यक था। डामरों के अत्याचारों से जनमानस त्राही त्राही कर रहा था, परंतु प्रधानमंत्री सुरा अभी सीधे टकराने के पक्ष में नहीं थे। सेना सीमाओं पर तैनात थी। विदेशी हमलावरों का और अर्धसैनिक बलों के साथ ही इस आतंक को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। उनके मतानुसार डामरों को कूटनीति एवं बल दोनों से दबाना उचित था। प्रधानमंत्री ने योजना बना डाली। डामरों के सबसे बड़े नेता थामर, तो इस थामर के बारे में भी जो हमारे सरदार हुआ करते थे, इनके बारे में मैं इतिहास आगे बताऊंगा दोस्तों। तो बड़े नेता थामर को बातचीत के लिए बुलाया गया। डामरों को कुछ जमीन जायदाद एवं उनके नेताओं को जागीरी देने का प्रस्ताव दिया गया। यह भी तय हुआ कि डामरों का एक महासम्मेलन होगा जिसमें राजा की ओर से भोज किया जाएगा। भूतेश या भूथर स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में यह कार्यक्रम होना तय हुआ। तो इससे यह भी पता चलता है कि डामोर जो थे शिव भक्त थे। और आगे बताता हूँ दोस्तों। निश्चित दिन और समय पर डामोरों ने सभी छोटे बड़े नेता अपने चुने हुए कार्यकर्ताओं और विशिष्ट व्यक्तियों के साथ मंदिर के विशाल प्रांगण में एकत्रित हो गए, क्योंकि समझौता को हो चुका था और सहभोज के अवसर पर डामर अपनी जीत का विजय उत्सव मनाने हेतु आए थे। इसलिए सभी बिना अस्त्र शस्त्र के आए थे।
तो आप एक समझ सकते हैं कि हमारी परंपरा रही है कि मंदिर में कभी भी हम लोग अस्त्र शस्त्र नहीं ले जाते थे, लेकिन हम लोग के जो विरोधी रहे हैं वो हमेशा अस्त्र शस्त्र के साथ मंदिर में घुसते थे। तो इसको आगे थोड़ा देखा जाए। इसीलिए बिना अस्त्र शस्त्र के वो लोग मंदिर में आए और पूर्व योजना अनुसार सुधा के आदेश से सुरक्षा बलों ने डामरों को चारों ओर से घेर लिया। चारों ओर से तीरों की बौछार प्रारंभ कर दी। एक भी डामोर को जिंदा वापस नहीं जाने दिया गया। अनेक वर्षों तक किसी ने मंदिरों की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। तो कलहन चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि डामोर का इतिहास है दोस्तों। डामोर को जागृति मिली, वो विद्रोह करते थे, तो कोई भी अपने यहाँ पे किसी को बसने तो देता नहीं है। और इतनी बड़ी जनसंख्या में जम्मू कश्मीर में लोग हो, वहाँ के मूल निवासी हो, वहाँ के राजा हुए हो, उन लोगों को फिर वहाँ से मारा जाए, पद से निष्कासित कर दिया जाए, तो युद्ध तो ज़रूर करेंगे। और जब युद्ध होगा तो उसे विद्रोह का नाम दिया जाएगा। जैसे भारत में आज़ादी के समय हमारे लोग जो विद्रोह कर रहे थे वो भारत के ही मूल निवासी थे, राजा थे, कुछ प्रजा थे। जब विद्रोह उन्होंने छेड़ दिया तो जो राजा हम लोग के ऊपर कब्जा किए जम्मू कश्मीर में, उन्होंने हम लोग का नरसंहार किया। जैसे जलियांवाला बाग हुआ था, घेर कर मारना एक प्रस्तावना के तहत। और मंदिर में अस्त्र शस्त्र ले जाना ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग अपने शिव को कितना मानते हैं, कितना उनको सम्मान देते हैं कि बिना अस्त्र शस्त्र के वहाँ हम लोग हाजिर हुए। तो कलहन बार बार चिल्ला के कह रहा है कि हमारा इतिहास है डामोर, डोम, डोम्बा, सुपच। तो आपको ये समझना चाहिए दोस्तों कि इतिहास को ठीक से पढ़ें, ठीक से समझें। हमारे लोगों को घेर कर मारा गया निहत्था, ताकि हमारा जो अधिकार है हमें ना मिल सके। तो आज हमारे ही जो पढ़े लिखे लोग हैं वो दूसरों के बहकावे में आकर अपने ही जाति के इतिहास को पढ़ना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। ये तो विडंबना है दोस्तों, ये तो दुर्भाग्य है हमारा कि इसी दुर्भाग्य के कारण इतने सालों से डोम जाति गर्त में डूबी हुई है, ऐसी गर्त में डूबी हुई जहाँ सांस लेना मुश्किल है। डोम जाति का इतिहास, बिखरा हुआ इतिहास मैं इसी तरह आप लोगों के सामने उजागर करता रहूँगा। और मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि कलहन की राजतरंगिनी को कम से कम एक बार पढ़ें। कलहन की राजतरंगिनी को उन हर बच्चे को पढ़ना चाहिए जो डोम जाति का इतिहास जानना चाहता है, समझना चाहता है। और आप को ये भी बताता चलो कि डोम जाति का इतिहास जिस देवी के बारे में मैं सातों बहनियाँ में कह चुका हूँ उनसे भी जाकर मिलता है। और आप कभी भी ये ना सोचे कि आप कमज़ोर हैं, आप में शक्ति नहीं है, आप निर्बल हैं। आपको ये समझना चाहिए दोस्तों कि आपके बगैर, आपके इतिहास के बगैर किसी दूसरे का इतिहास पूरा नहीं होता है। आप जानते हैं कि डोमर, डोम, सुपच, चांडाल ये सब एक ही जाति के लोग हैं। ये सभी संकटा माता की पूजा करते थे। और संकटा माता हम लोग की कुल देवी हैं दोस्तों। इस संकटा माता को भूलिएगा नहीं, इनके इतिहास को भी खोजिए, जानिए। जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये अंक बहुत ही छोटा है, मैं बहुत संक्षिप्त रूप में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आशा है कि आप लोग इस विचार को समझेंगे। जम्मू कश्मीर के इतिहास पर बिखरा जो संकलन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं तो ये बहुत छोटे अंक में रख रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट कीजिएगा तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, मैं आपको नया जानकारी दे पाऊँगा, उसका उत्तर दे पाऊँगा। और बहुत मज़ेदार तरीके से आने वाले समय में मैं और भी डोम जाति का इतिहास आपके साथ रखने वाला हूँ। क्यों दोस्तों, आपको मज़ा तो आ ही रहा होगा, और मज़ा कीजिए। मैं और इतिहास डालूँगा। आप लोग का जो प्रेम है, जो लाइक और कमेंट है, जो व्यूज़ आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ और बढ़े। मैं और इतिहास डालूँगा और खोजूँगा और भीतर तक जाऊँगा। मेरे पास बहुत मटेरियल है दोस्तों, आप विश्वास नहीं कर सकते। मैं बहुत देना चाहता हूँ, लेकिन हमारे जाति के कुछ लोग हैं जो इस चीज़ों को दबाना चाहते हैं। वो
डर रहे हैं कि कहीं डोम जाति का इतिहास सामने आ गया तो वो जो भूल प्रचार कर रहे हैं समाज में या समाज को जो बरगला रहे हैं वो बरगला नहीं पाएंगे, उनका व्यवसाय नहीं चलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे दबे कुचले लोग हैं डोम जाति के, जो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, वो लोग सामने आए, वो लोग इस चीज़ के लिए लड़ाई करें, इतिहास को फैलाएं, इतिहास को समझें, इतिहास को खोजें। इन्हीं विचारों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और इस यूट्यूब चैनल को बहुत प्यार दीजिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।